हेलो गाइस। सो आगे स्टार्ट करते हैं। उसके बाद देखिए, जो आपको मैंने आपको करवाया था कि परावर्तित प्रकाश में जो न्यूटन वलय है उसके लिए मैंने आपको पूरा डेरिवेशन वगैरह करवाया था अच्छे से। और उसके अंदर मैंने आपको ये निकलवाया था कि अदीप्त वलय का व्यास कितना होगा, दीप्त वलय का व्यास कितना होगा, ये सब। तो परावर्तित के लिए हमने ये कर लिया था, ठीक है। अब देखिए, अब हम करते हैं पारगमित प्रकाश में न्यूटन वलय। तो नेक्स्ट हेडिंग है पारगमित प्रकाश में न्यूटन वलय। तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अगर इसको स्टार्ट करते हैं तो इसके अंदर मैं बताता हूँ। आपका था क्या, आपकी एक सरफेस थी। उसके बाद आपने उस सरफेस पे एक, जो आप बोलते हो, ठीक है, प्लेनो कॉन्वेक्स यानी समतल उत्तल लेंस रखा था। और इसके बाद आपने अपना जो भी आपका जो लाइट सोर्स था, ठीक है, एस, उससे किरणें गिराई थी इसके ऊपर। और ये किरणें हैं, ये यहाँ से तो कुछ एंगल पे गिरी थी, बट यहाँ इस पे अभिलंब के अनुदिश आपतित हुई थी। ये किरणें जब यहाँ पे पहुँची तो यहाँ पे पहुँचने के बाद यहाँ बन गई एयर की फिल्म। अब यहाँ ये एयर की फिल्म से ये किरणें टकराई यहाँ पे एयर की फिल्म के इस पार्ट से। तो ये किरणें दो भागों में विभाजित हो गई। एक किरण तो जिस एंगल से आई उसी एंगल से वापस परावर्तित हो गई। अब देखिए, वापस मैं इसको अभिलंब के रास्ते से भेजूंगा तो ये थोड़ा ओड लगेगा। एक बार के लिए मान लो कि ये परावर्तित हो गई, ये होगी इसी रास्ते से, बट मैंने इसको थोड़ा सा दिखाया है अलग से। और एक किरण है वो इसमें से क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। अब देखिए, यहाँ इस बिंदु पे किरण का एक भाग परावर्तित हो गया और एक भाग अपवर्तित हो गया। ये किरण यहाँ जाएगी, यहाँ वापस इसका एक भाग परावर्तित हो जाएगा और वापस इसका एक भाग क्या हो जाएगा, अपवर्तित हो जाएगा। तो कुल मिला के जो एक किरण है उससे आपको दो तो मिलेंगे अपवर्तित भाग, और एक ही किरण से दो ही आपको मिलेंगे क्या बोलते हैं, परावर्तित भाग। और अगर आप दोनों परावर्तित भागों से अतिव्यापन को देखते हो, उससे जो न्यूटन वलय बनेंगे तो वो होंगे परावर्तित प्रकाश में बनने वाले न्यूटन वलय। और अगर ऐसा ही आप देखिए, ये एक रफ सा डायग्राम है। आई होप आपको पल्ले नहीं पड़ा होगा कि ये एक किरणें है, इससे दो कैसे बनी गई। आप मान लो यहाँ से 10-12 किरणें आ रही है, 10-12 में से 6-7 चली गई, 6-7 चली गई, जो भी आप मान लो। मेरा तो कहने का मतलब है, कुछ किरणों का कुछ भाग परावर्तित होगा, कुछ अपवर्तित होगा। हमें पढ़ना है अपवर्तित प्रकाश से बनने वाले न्यूटन वलयों को, ठीक है। ये एक डायग्राम है, ये एक रफली स्ट्रक्चर है, बस ऐसे ही, इसका कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है। तो यहाँ जो पारगमित प्रकाश में जो किरणें आएगी वो आपस में अतिव्यापित होगी। ना होगी तो हम कोई उत्तल लेंस लगा के अपवर्तित करा उसको आपस में भिड़ा लेंगे, क्योंकि उत्तल लेंस है वो किरणों को समेटने का काम करता है। हम किरणों को समेटवा लेंगे, ठीक है, अपने हिसाब से, और हम इससे अतिव्यापन है उसको दर्शा देंगे। तो ये जो पारगमित प्रकाश में न्यूटन वलय बनता है, इसके लिए भी अब देखिए, इसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, ठीक है। आपको पता है कि चाहे परावर्तित हो, अपवर्तित हो, कुछ भी हो, टोटल जो पथांतर निकल के आया था वो जो थी ना, फानाकार फिल्म थी, वेज्ड फिल्म थी, ऐसे झुकी हुई फिल्म, ऐसे फिल्म थी थीटा कोण बनाती हुई, उसमें हमने निकाल लिया था क्या, टोटल पथांतर अपवर्तित परावर्तित किरणों के लिए। और वो पथांतर आया था 2μt cos θ+r, अगर आपको याद हो तो, ठीक है। अब देखिए, हमने फिर उसमें क्या किया था, हमने उसमें ये बोला था कि परावर्तन के अंदर एक किरण है वो विरल माध्यम से परावर्तित होती है, हवा से, एक सघन से होती है।
तो स्टोक के नियम के अकॉर्डिंग दोनों में λ/2 का क्या आ जाता है, पथांतर आ जाता है। तो हमने ये जो अपने वाला पथांतर था इसमें से λ/2 माइनस कर दिया था और फिर उसको फाइनली बोल दिया था कि ये परावर्तित किरणों में पथांतर है। अब देखिए अपवर्तन में ऐसा कोई नियम है ही नहीं, अपवर्तित किरणें हमेशा सेम कला में होती है, तो वो माइनस λ/2 नहीं घटेगा किसमें, अपवर्तन में। और अपवर्तित किरणों के लिए पथांतर ये वैल्यू आ जाएगी। आई होप गाइज आपको क्लियर हुआ होगा। अब इसके अंदर मैं बात करूं तो R है वो 0 डिग्री होगा, क्योंकि किरण अभिलंब के अनुदिश आ रही है, तो अभिलंब के अनुदिश ही पार निकल जाएगी, विचलित होगी नहीं, तो R 0। थीटा बहुत छोटा है इसलिए थीटा 0, कोस 0 का मान 1, तो कुल मिला के पथांतर आया कितना, तो ये आपकी पथांतर की वैल्यू है किसके लिए, अपवर्तित किरणों के लिए। आई होप गाइज आप इतना तो कर लोगे। अब इसके अंदर देखो, आपको पता है कि विनाशी व्यतिकरण अगर होगा, अदीप्त फ्रिंज बनेगी, अदीप्त वलय बनेगा, सर्कल बनेगा। विनाशी व्यतिकरण के लिए डेल्टा कितना होता है, 2n-1 λ/2। तो बस इसकी जगह रख दो कोई nवीं मोटाई पर, जैसे पता है ना आपको कि मोटाई बार बार क्या कर रही है, बदल रही है, कहीं कम ज़्यादा। तो कोई Tn मोटाई है जहाँ पर विनाशी व्यतिकरण होगा, तो उसके लिए आंसर होगा 2μTn 2n-1 λ/2, जो कि काले वलय के लिए आवश्यक प्रतिबंध है। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि काले वलय के लिए या काले फ्रिंज के लिए आप कैसे करोगे, कैसे निकालोगे आप फ्रिंज, उसको क्या बोलते हैं, प्रतिबंध को। ठीक है, तो गाइस आप कर लोगे इसको, चलिए मान लेते हैं कर लोगे। ठीक है, अब देखिए अगर आपको पूछ ले अदीप्त वलय का व्यास, आपको पूछ ले अदीप्त वलय का व्यास, तो अगर आपको अदीप्त वलय का व्यास पूछ ले, तो देखिए वलय के व्यास के लिए हमने एक फॉर्मूला शुरू में निकाला था, फिर हमने उसमें कंडीशन रखी थी अदीप्त दीप्त की, लेकिन व्यास का एक निकला था √2√2 √RTn या √8RTn। ये वाला फॉर्मूला हमने निकाला था किसके लिए, किसके लिए ये हमने निकाला था अदीप्त वलय के व्यास के लिए। अच्छा, ये R क्या है, ये R जो लेंस काम में ले रहे हैं उसकी वक्रता त्रिज्या थी। ठीक है, अब देखिए इस फॉर्मूला के अंदर अगर आपको काले वलय का व्यास निकालना है तो काले वलय के लिए Tn रख दो, वो आंसर आ जाएगा आपका। तो इसको कुछ नाम दे देते हैं, इसको समीकरण 1 दे दो, समीकरण 1 से Tn कितना आएगा, 2μ को बटे में ले आओ, 2n-1 λ/2 और बटे में 2μ, ये आ गया। अब इसको काट दो, तो अगर कुछ कट रहा है तो 2 से 2 कट गया, n 1/2 λ/2μ, तो ये Tn का मान आ गया। और Tn का उपरोक्त मान जो है Dn में रख दो, तो काले वलय का व्यास हो जाएगा। तो Dn कितना आया, √8R n-1/2 λ/2μ, और 2 से ये कट गया, 8 तो ये आया 4, तो Dn कितना आया, 4R
n-1 तो जो कि काले वलय के व्यास के लिए आवश्यक प्रतिबंध है। कर लोगे गाइस? ठीक है, तो आई होप आपको इतना तो क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देखो उसके बाद क्या है। नेक्स्ट अगर उसके बाद बात करें तो नेक्स्ट है दीप्त वलय का व्यास। तो देखिए दीप्त रिंग बनेगी कहाँ पे? जहां पर व्यतिकरण संपोषी होगा, और संपोषी व्यतिकरण में जो डेल्टा आपका होता है वो कितना होता है? डेल्टा आपका होता है n लैम्डा। तो सीधी सी बात है 2 म्यू टी को इक्वल रख दो किसके? n लैम्डा के। और सही है, तो बस ये तो हो गया आपका जो कि दीप्त वलय के लिए। देखिए इन पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे आपको। एक न्यूटन वलय के प्रयोग में 5वां वलय है वो दीप्त प्राप्त होता है। वलय बनाने वाले का वायु का अपवर्तनांक 1 पॉइंट समथिंग है। उपरोक्त जगह पर पट्टिका की मोटाई इतनी है, तो काम में लिए गए प्रकाश की तरंग दैर्घ्य ज्ञात कीजिए। तो वहाँ ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, आवश्यक प्रतिबंध है। चलो ये तो हो गया। अच्छा आगे देखते हैं। उसके बाद हमें निकालना है दीप्त वलय का व्यास। देखिए व्यास निकालने के लिए वही करना है, Tn निकाल लो पहले तो। दीप्त वलय के लिए सबसे पहले तो Tn निकाल लो। वो कितना आएगा? वो आएगा n लैम्डा अपॉन में 2 म्यू, और इसका मान है वो Dn में रख दो। तो उपरोक्त मान Dn में रखने पर, तो अगर उपरोक्त मान Dn में रखोगे तो Dn कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा √8 r n लैम्डा अपॉन में 2 म्यू। तो ये कट गया ये 4, तो ये आएगा 4 r n लैम्डा। अरे ये तो सही। अच्छा और बटे में म्यू, तो जो कि दीप्त वलय के व्यास के लिए आप क्या बोलते हो उसको? आवश्यक प्रतिबंध है। तो आई होप गाइस इसको कर लोगे आप, इतना तो आपको पल्ले पड़ा होगा। ठीक है, आगे देखें। आगे देखते हैं। देखो नेक्स्ट हेडिंग है न्यूटन वलय द्वारा प्रकाश की तरंग दैर्घ्य ज्ञात करना। तो चलो इसको देखते हैं, इसको करते हैं। और देखो देखो ये फॉर्मूला एक बार याद रखना।
देखो न्यूटन वलय प्रयोग द्वारा उपयोग में लाए गए प्रकाश की तरंग दैर्घ्य ज्ञात करना। देखो सीधी सी बात है, जैसे आप व्यतिकरण प्रतिरूप उत्पन्न करवाओगे, व्यतिकरण प्रतिरूप के अंदर आप गोला वगैरह बनाओगे, तो या तो चमकीला गोला बनेगा और या फिर काला गोला बनेगा, दो ही कंडीशन है। मान लो कि कहीं पे कोई काला गोला बनता है, ठीक है, कोई एनवा आपने देखा कहीं पे प्रयोग किया और प्रयोग करके कोई एनवा आपने ऐसे देखा, हाँ भाई वो वहाँ पे काला गोला बन रहा है, ठीक है, ऐसा आपने देखा। मान लो इस बोर्ड पे लाइट आके पड़ रही है, इस पे व्यतिकोण प्रतिरूप बनाया है ऐसे, और आपने कहा अरे ये गोला तो काला बना है, ठीक है, ऐसे। तो कोई एक आपको काला गोला बनता हुआ दिखा, और मान लीजिए वो काला गोला कौन सा है, एनवा है। तो जाहिर सी बात है कि उस काले गोले का व्यास कितना होगा, उस काले गोले का व्यास होगा dn बराबर √4r n-1/2 लैम्डा बाय म्यू। इसका स्क्वायर कर लो, dn स्क्वायर, और ये कितना आएगा 4r n-1/2 लैम्डा बाय म्यू। अब देखिए मान लीजिए आपने नोटिस किया कि ये चमकीलों के बीच में काले वलय बन रहे थे। इसमें आपने पहले देखा हाँ भाई ये एनवा काला वलय बन रहा है। इसके बाद में आपने देखा हाँ भाई एक वलय ये और बन रहा है, और ये वलय है ये n के आगे पहला दूसरा है, यानी ये कौन सा है, n+2 है। बट मान लीजिए आपने दूसरा नहीं देखा, n के बाद में कोई और पता नहीं कौन सा देखा आपने, मान लीजिए आपने n+p देखा अगला वलय। तो सीधी सी बात है, जहाँ जहाँ n है वहाँ इसमें क्या आ जाएगा, n+p आ जाएगा। तो उस कंडीशन में में 4r + 1/2 बाय म्यू, ऐसा कुछ। अगर आपने इसके आगे कोई गोला देखा तो उसका व्यास होगा dn+p का होल स्क्वायर, और वो होगा 4r n+p -1/2 और लैम्डा बाय म्यू। वेरी सिंपल। अब देखिए अगर आप इसमें से इसको घटा देते हो, इसको समीकरण x मान लो, इसको y मान लो, समीकरण y में से x को घटाने पर, तो अगर ये घटाओगे तो उस कंडीशन में ये आएगा dn+p का होल स्क्वायर माइनस dn स्क्वायर। ये देखिए 4r लैम्डा बाई म्यू तो कॉमन आ जाएगा, और ये n+p -1/2 माइनस n, तो देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, अब इतना मैं नहीं समझाऊंगा। तो यहाँ बचेगा सिर्फ और सिर्फ p। और अगर आपको लैम्डा निकालना है, अब देखिए ये जो था ना आपका, क्या था आपका, जो मतलब अरे यार ये था ना, ऐसे कांच की प्लेट रखी थी, इसके ऊपर ये बीच में ये वायु की वो बन रही थी, फिल्म बन रही थी। तो इस फिल्म का अपवर्तनांक है वो आप वायु का लगभग कितना मान सकते हो, 1। तो वायु का अपवर्तनांक 1 होता है लगभग, और उसी रिश्तेदारी से
उसी चीज से डी एन प्लस पी का स्क्वायर माइनस डी एन स्क्वायर बराबर आ गया 4r लैम्डा पी के। कुछ ऐसा आ गया, ठीक है। अब उसके बाद में आपको अज्ञात प्रकाश की तरंग दैर्घ्य ज्ञात करनी है, तो वो कितनी आ जाएगी, स्क्वायर माइनस डी एन स्क्वायर और बटे में 4r पी। अब ये करना आसान है, कैसे, प्रैक्टिकली आसान है, न्यूटन वलय का प्रयोग होता है ये, क्योंकि ये ऐसे न्यूटन वलय जिस चीज़ पे बनता है ना, जिस चीज़ पे हम लोग न्यूटन वलय बनाते हैं, वो एक वो होता है, वो एक डिवाइस होता है जिसको बोलते हैं स्फेरोमीटर, ठीक है। उस पे एक मतलब पर्दा टाइप होता है, और उस पर्दे पे ऐसे वो होता है ना आपका स्फेरोमीटर। इनफैक्ट आर्चरी में भी यूज़ में लिया जाता है, तीर वीर छोड़ते हैं वो लोग बाग, ऐसे बीच में एक तीर भिड़ता है, बीच से 2 मीटर पे भिड़ता है, 4 मीटर पे भिड़ता है, तो उसी हिसाब से जो आर्चर्स है उनकी रैंकिंग की जाती है, ठीक है। तो ये जो स्फेरोमीटर है, इसमें कोई तीर है वो मान लो यहाँ भिड़ता है, तो ये वाली डिस्टेंस है, ये उसमें ऐसे नापी हुई होती है, नीचे एक स्केल होता है यहाँ से यहाँ तक, तो उससे ये वाली डिस्टेंस है ये नाप सकते हैं ऊपर की ये कितनी है, ठीक है। एक गोज होता है बिल्कुल सीधा, यहीं से होता है, उसको ऐसे इनफैक्ट अपने स्कूल में पढ़ा भी है स्फेरोमीटर, कॉलेज में नहीं स्कूल में पढ़ा है सच्ची में। तो उसमें है ना वो जो गोज होता है उसको ऐसे ऊपर खिसकाना पड़ता है ऐसे, तो वो गोज आके जहाँ पे आपने मार्क किया है वहाँ पे आप, मैं बताऊँ, जैसे ये मार्क यहाँ पे हुआ है ना, तो ये जो स्केल है ना ये ऐसे खिसकता है और वो गोज अपने आप ऐसे ऊपर खिसकता है स्केल के साथ। मतलब आप जैसे कोऑर्डिनेट होते हैं ना, उसी हिसाब से जो चोक होता है ना, चोक बटन होता है एक लोहे का, उसको ऐसे एडजस्ट कर सकते हो आप, और उससे वो स्केल पे दिखा देगा कि हाँ ये इतने पे ये मार्क है। तो ऐसे है ना, आप ये जो गोले हैं इनका व्यास नाप सकते हो, तो आप इस वाले गोले का व्यास भी प्रैक्टिकल में देख के नाप सकते हो, इस वाले का भी नाप सकते हो, और आप पता भी कर सकते हो कि इन दो गोलों के बीच में कितने गोले हैं, तो वो किसकी वैल्यू हो जाएगी, पी की वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि एक 10वां गोला है और एक 12वां गोला है, तो उनके बीच में कितने गोले हो गए, 12 - 10 2 यानी पी। और वैसे आपको लगेगा कि ये एक ही है 11वां, बट देखिए कोई भी चीज़ की काउंटिंग करते हैं तो या तो इसको छोड़ लो, इन दोनों को गिन लो, या इसको छोड़ लो, इन दोनों को। जैसे आज 10 तारीख है, 12 तारीख के कितने दिन हैं, तो या तो ये बोलो कि 11 और 12 2 दिन है, और या ये बोलो 10 और 11 2 दिन है। एक को काउंट करना होता है हमेशा गिनती में, तो उसी हिसाब से स्फेरोमीटर से आप निकाल लोगे। और गाइस ये जो स्फेरोमीटर है ये लेंसेज की त्रिज्या कैलकुलेट करने में भी काम में आता है। इस पे आप लेंस को रखो, गोज है उसको दोनों तरफ से सेट करो और देख लो ये लेंस का डायमीटर कितना है, तो यहाँ से सब चीज़ें हैं वो इससे, इस डिवाइस से निकल जाती है, और इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, यूज़ में आए प्रकाश की लैम्डा निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये सब किया जा सकता है, और ये है न्यूटन वलय प्रयोग द्वारा उपयोग में लाए गए प्रकाश की तरंग दैर्घ्य ज्ञात करना। आई होप आप कर लोगे, ठीक है। और एक चीज़ और, ऐसे है ना, अगर आप एग्ज़ाम में करके आओ तो ये ज़रूरी नहीं कि आप काले जो वलय है वही लेके करो, आप 2 चमकीले वलय ले लो, उनके लिए एक dn मान लेना, एक dn + p मान लेना, और उनसे लेके भी कर सकते हो, वो भी सही होगा। ये तो वीडियो बड़ा हो जाएगा बेफालतू में ही, क्यों करवाऊँ मैं दूसरा लेके, बट जैसे मैंने स्टार्ट किया ना dn यहाँ से ये लेके, ज़रूरी थोड़ी है कि आप कोई काला वलय ही देखो। देखिए आपकी आँख है, आप कुछ भी देख सकते हो, तो आप चमकीला वलय भी देख सकते हो, तो आप पहले ये वाला देखो और फिर अगले वाला ये वाला देखो चमकीला वलय, और ये फॉर्मूला लगा लो और दोनों में इससे भी निकल जाएगा। तो आई होप आपको पल्ले पड़ा होगा व्हाट आई एम सेइंग टू यू, ठीक है। तो ये सब तो हो गया, और ठीक है। अब उसके बाद में नेक्स्ट है न्यूटन वलय प्रयोग द्वारा पारदर्शी द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात करना। ये इसमें हो जाएगा क्या, 5 मिनट बचे हैं, बाय बाय, टेक केयर, अगले में करेंगे, ठीक है।